आज की वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम मार्किंग टूल और मार्किंग के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मार्किंग क्या होती है और मार्किंग टूल क्या होते हैं ये हम देखेंगे। तो और मार्किंग हमें जो टूल है उसकी एक बेसिक जानकारी हम लेंगे, बाकी हम बारी बारी करके एक एक टूल को हम कवर करेंगे, उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और आप लोग जो भी वीडियो पहले चाहते हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें कि आप किस वीडियो की और कितनी डेप्थ में डिटेल से वीडियो चाहते हैं, तो हम उस हिसाब से वीडियो को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम मार्किंग की बात करें। मार्किंग जो होती है वो किसी भी पार्ट को जब बनाने के लिए उस पर मार्किंग किया जाता है, निशान लगाए जाते हैं, उसकी डायमेंशन पैमाइश को हम लिखते हैं, वो हम मार्किंग बोला जाता है। और मार्किंग टूल वो होते हैं जिनके माध्यम से हम किसी जॉब को चिन्हित किया जाता है। वो है जैसे आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि मार्किंग टूल और उनके यूज है ना। ये मार्किंग टेबल है, तो इस टेबल के ऊपर यहाँ पे हमको जॉब रख के और उसको मार्किंग किया जाता है। ये सरफेस गेज है, तो यहाँ हम चेक करते हैं। ये ऑड लेग कैलिपर है, ये डिवाइडर है, ये एक गेज है, ये पंच है, ये ब्लॉक बोला जाता है। तो इस तरह से ये बेवल स्क्वायर है, ये गेज है, ये पेंसिल है, ये ट्रम्बलर है, और ये ट्राई स्क्वायर है, और ये प्रिक पंच है, और ये स्क्राइबर है। तो इनके हम यूज देखेंगे और इनके बारे में एक बेसिक सी जानकारी इस वीडियो में लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे हमारा गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम हुआ या हमारा प्राइवेट जॉब हुआ, वहाँ ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसीलिए हम आज इनका एक ब्रीफली इनके बारे में हम देखेंगे। तो मार्किंग क्या होता है, सबसे पहले पॉइंट ये आता है कि मार्किंग क्या होता है। वर्कशॉप में, ये वाला, वर्कशॉप में किसी धातु है ना या वर्कपीस पर कटिंग या ड्रिलिंग या मशीनिंग आदि कार्य करने से पहले आवश्यक माप रेखाएं खींचने की प्रक्रिया होती है, उसको हम मार्किंग बोला जाता है। जैसे मुझे एक सिलेंड्रिकल जॉब है, मान लेते हैं एक सिलेंड्रिकल जॉब है, ये मान लेते हैं ये एक सिलेंड्रिकल जॉब है ना। इसके सेंटर पॉइंट ये है मेरा, ठीक है। और मुझे लेथ मशीन पे एसेंट्रिक बनाना है, तो एसेंट्रिक बनाने के लिए मुझे हाफ बनाना है, एसेंट्रिक हाफ। तो मैं सेंटर पॉइंट इसका यहाँ लूँगा, ये मैं सेंटर पॉइंट लिया, और सेंटर पॉइंट लेने के बाद में यहाँ से मैं इसको मार्क करूँगा और ये वाला मेरे को सर्किल बनाना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट से, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा सेंटर पॉइंट है। तो ये जो सेंटर पॉइंट मैंने किया तो ये पंच से करूँगा। बाकी मैं यहाँ पे अपना सर्किल करने के लिए मैं कुछ इंक या स्याही या मार्किंग मीडिया का यूज करूँगा। यहाँ छोटे छोटे मैं पॉइंट लगाऊंगा जिससे कि मैं इसको चेकआउट कर पाऊँ कि मेरा सेंटर प्रॉपर बन रहा है या नहीं। तो इस तरह के जो मैं पॉइंट इंडिकेट करूँगा, वो पॉइंट मैं किस माध्यम से या किस टूल से मैं इंडिकेट करूँगा, तो ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। तो मार्किंग करने का जो उद्देश्य है वो क्या उद्देश्य होता है। सबसे पहला, कार्य की सटीकता, मतलब एक्यूरेसी में कार्य हमारा जॉब जो मशीन पे बना रहे हैं वो जॉब हमारा बिल्कुल एक्यूरेट बने, बिल्कुल जिस डायमेंशन में या जिस लिमिट में दिया गया है वो हमारा बने। तो सबसे पहले कार्य की सटीकता बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो हमारा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि कार्य हमारा सटीकता में बने। दूसरा आता है
पहला पॉइंट तो हो गया एक्यूरेसी। दूसरा आता है कटिंग और ड्रिलिंग और मशीनिंग की सही स्थिति निर्धारित करना, कि हमको कहाँ कट लगाना है, कहाँ करना है, ये सारी चीज। जैसे एक फिटर वर्कशॉप में एक मेरे को जॉब है ये, और इस जॉब पे मुझे कुछ इस टाइप का मुझे टी कटिंग करना है। ये मेरा एक मेटल पार्ट है और इस पे मुझे ये टी कटिंग करना है। क्लियर? तो मैं इसको मार्किंग करूंगा, एक पॉइंट यहाँ मार्क करूंगा, एक पॉइंट यहाँ मार्क करूंगा, एक यहाँ मार्क करूंगा, एक इधर, यहाँ, यहाँ, यहाँ पर, और यहाँ पर, और यहाँ पर। तो ये जो मैं करूंगा तो इससे मशीन की स्थिति निर्धारित हो जाती है कि मशीन कहाँ कहाँ चलेगी। या मुझे यहाँ पे एक ड्रिलिंग करना है, इस पॉइंट पे मुझे ड्रिलिंग करना है, तो ये मैं चिन्हित करूंगा, एक निशान यहाँ लगाऊंगा, वो मैं पंच से लगाऊंगा, यहाँ एक निशान लगाऊंगा कि मशीन मेरी ड्रिल मशीन यहाँ काम करेगी। तो कटिंग हो गया या ड्रिलिंग हो गया या मशीनिंग की, उसकी सही स्थिति निर्धारित करना, उसकी एग्जैक्ट सही स्थिति। तो सही स्थिति निर्धारित करने के लिए मैं ये मार्किंग यूज करूंगा। दूसरा है समय और सामग्री की बर्बादी कम हो। समय में अगर ये सारी चीज नहीं करूंगा तो मुझे समय बहुत अधिक लगेगा और मेरा ये पीस हो सकता है कि खराब भी हो जाए, है ना। तो टाइम को थोड़ा सा देखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं ये मार्किंग पहले से ही कर लूँ, कहाँ मुझे कट करना है, कहाँ मुझे ड्रिलिंग करना है, कितना करना है, ये सारी चीज़ मैं पहले से ही निर्धारित कर लूँ। तो ये ज़रूरी होता है कि मार्किंग करना। लास्ट जो पॉइंट है बेहतर गुणवत्ता का कार्य प्राप्त करना, मतलब एक्यूरेसी के साथ में काम प्राप्त करना। मतलब ये कह सकते हैं अगर ये मैं पीस जो कटिंग कर रहा हूं अगर ये मैं नहीं करता हूं तो डायमेंशन में माइक्रोन में ही सही या में ही सही, तो अगर अप एंड डाउन होता है तो मेरी जो कार्य करने की क्वालिटी है, गुणवत्ता है, क्वालिटी, वो मेरी खराब होगी। और खराब होगी तो मेरा प्रोडक्शन खराब हो जाएगा या मेरा जॉब जो है सही नहीं बनेगा, मेरा पार्ट जो है सही नहीं बनेगा। इसीलिए मार्किंग बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। मार्किंग करना इसीलिए जरूरी होता है। यहाँ चित्र में ये आपको दिखाया गया है कि ये पीस है, मुझे यहाँ से कुछ इस डायमेंशन तक मुझे कट करना है, तो मुझे यहाँ पे हेक्सा फ्रेम हो गया, है ना, तो उससे मुझे कट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ये रोलर है, इसको मैं यहाँ पे चिन्ह करके और एक मैं ये यहाँ पे मार्क करता हुआ चला जाऊंगा यहाँ से, ठीक। तो जिससे मुझे पता रहेगा कि यहाँ से मुझे कट करना है। अगर ये मैं नहीं लगाऊंगा तो ये मेरा तिरछा हो जाएगा, इधर तिरछा हो जाएगा, या इधर की तरफ तिरछा हो जाएगा, या इधर की तरफ तिरछा हो जाएगा, तो ये जो है इसकी गुणवत्ता या क्वालिटी खराब हो जाएगी। इसीलिए मार्किंग बहुत जरूरी है और मार्किंग से ये सारे हमें उद्देश्य जो है, मार्किंग के जो उद्देश्य हैं वो सारे के सारे पूर्ण होते हैं। तो इसीलिए मार्किंग करना बहुत जरूरी है किसी भी पार्ट को बनाने से पहले। अब आ जाते हैं मार्किंग जो टूल है, मार्किंग टूल, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है स्क्राइबर। तो स्क्राइबर आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, ये स्क्राइबर है, आपको दिख रहा होगा ये स्क्रीन पर, ये हमारा स्क्राइबर है। तो स्क्राइबर से क्या क्या काम होते हैं, धातु की सतह पर रेखाएं खींचने के लिए, है ना, इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर? ये हार्ड कार्बन स्टील से बना होता है, ये हार्ड कार्बन स्टील से बना होता है। ये पूछा जाता है इसका मटेरियल क्या होता है, या मार्किंग टूल में स्क्राइबर होता है वो किस धातु से बनाया गया है, ठीक। तो हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है, ये आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास में कोई ये जॉब है, ये मेरे पास एक जॉब है, अब मुझे इसमें कुछ कटिंग करना है ऐसे और इस टाइप से और इस टाइप से मुझे कटिंग करना है। तो ये एमएस प्लेट है, मान लेते हैं एमएस का ये एक प्लेट है। तो मैं इसके ऊपर ये जो पॉइंट है इसका, ये पॉइंट से मैं यहाँ पे
खरोंच कर दूंगा, खरोंच। स्क्राइब मीन्स खरोंच करना, इस वाले पॉइंट में मैं खरोंच कर दूंगा। ठीक, तो जिससे मुझे ये चिन्हित हो जाएगा कि यहां से मुझे मटेरियल कट करना है। ऐसे ही मैं इधर वाली डायरेक्शन में भी कट का चिन्ह कर दूंगा, और मैं इधर वाली डायरेक्शन में भी मैं कर दूंगा। तो जिससे क्या होगा, एक उभरा हुआ या एक गड्ढा टाइप का एक लाइन बन जाएगा, जिससे मैं ये निर्धारित कर सकता हूं कि यहां से मुझे मटेरियल कट करना है। तो ये जो लाइन खींचने का या खरोंच बनाने का, किसी भी मतलब धातु पे खरोंच बनाने का, एक निशान चिन्ह करने का, ये टूल है। और इस टूल को ही हम स्क्राइबर बोलते हैं, जैसा कि आप चित्र में ये देख रहे हैं, स्क्राइबर। क्लियर? तो पहला हमारा टूल हो गया स्क्राइबर। दूसरा टूल है हमारा स्टील रूल। जो हमारा स्टील रूल है, वो यहाँ पे आप चित्र में देख रहे हैं, ये मेरा स्टील रूल है। तो स्टील रूल, इसका यूज होता है लंबाई का मापन और सीधी रेखाएं खींचने के लिए। हम इसके साइड से, ये जो आप साइड वाली पट्टी देख रहे हो, इसके द्वारा हम सीधी लाइन भी खींच सकते हैं, है ना। तो ये टूल हमारा दो काम करता है। एक तो हमारी लंबाई माप सकता है, क्योंकि इस पे ये जो निशान बने हुए हैं अकॉर्डिंग टू, इसमें ये सेंटीमीटर में, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सेंटीमीटर में, इधर इंच में है। तो टोटल ये 6 इंच है, यहाँ से यहाँ तक टोटल 6 इंच है। 1 इंच आपका यहाँ कंप्लीट हो रहा है, दूसरा इंच आपका यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तीसरा इंच आपका यहाँ कंप्लीट हो रहा है, फोर्थ आपका यहाँ कंप्लीट हो रहा है, फिफ्थ आपका यहाँ, और 6 इंच आपका यहाँ पे है। तो ये 6 इंच का है, और ये 15 सेंटीमीटर का है। तो 15 सेंटीमीटर का हर एक यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर का है। ठीक, और 1 सेंटीमीटर में आपका कितना होता है, आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे सेंटीमीटर में आपका 10 होता है। क्लियर? तो ये हमारा जो रूल है, इसका नाम स्टील रूल बोला जाता है, स्टील रूल। और ये लंबाई मापन और सीधी रेखाएं खींचने के लिए उपयोग में होता है। क्लियर? ये बहुत ही प्रिसीजन से काम करता है, मेजरमेंट टूल है ये। और इसमें ये पार्ट है स्टेनलेस स्टील, क्या ये बनाया जाता है, इसका जो धातु होती है स्टेनलेस स्टील। ठीक, आपको ये जरूर याद रखना है, क्योंकि ये पूछा जाता है ये किस धातु से बनाया जाता है। तो आपको ये जरूर रखना है कि स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है। स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ट्राई स्क्वायर। तो ट्राई स्क्वायर जो है वो ये टाइप का टूल होता है, जो आप देख रहे हैं ट्राई स्क्वायर। ये जो टूल आपको दिख रहा है ये ट्राई स्क्वायर बोला जाता है। ये 90 डिग्री के कोण की जांच करने के लिए और मार्किंग के लिए उपयोग होता है। 90 डिग्री, क्योंकि इसका जो एंगल है यहाँ आप देख सकते हैं, ये 90 डिग्री पे होता है। ये वाला, ये एंगल 90 डिग्री पे होता है। ठीक, तो ये 90 डिग्री के एंगल को जांच करता है और मार्किंग करने के लिए काम आता है। इसका नाम हम ट्राई स्क्वायर बोला जाता है। तो ये हमारा एक 90 डिग्री चेक करने वाला टूल हो गया। कोई भी प्लेट है, आपने एक प्लेट फिटर में या कहीं पे भी किसी भी वर्कशॉप में आपको काटनी है, तो ये प्लेट अगर आपने काटा है, आप काट के लेके आए और ये राइट एंगल में नहीं है, ये वाला कोना राइट एंगल में है या नहीं है, आप इसको किससे चेक करेंगे? तो ये वाला जो टूल है ये वाला, तो आप वन साइड आप इधर आप टच कराएंगे और सेकंड साइड आप इधर टच करा देंगे ये। ठीक है, तो ये प्लेट आपकी यहाँ पे आपकी इसमें फिट हो गई। इसका मतलब है ये चीज यहाँ पे आपकी सेट हो रही है। वन साइड आपकी ये और सेकंड साइड आपकी ये वाली, यहाँ पे आप चेक करेंगे। क्लियर? तो ये ट्राई स्क्वायर होता है, ये 90 डिग्री का एंगल जो है काम करने के लिए यूज होता है, चेक करने के लिए और मार्किंग करने के लिए। सेकंड पॉइंट हमारा
ये ड्राइवर है। ये वृत्त बनाने और दूरी मापने के लिए ये उपयोग किया जाता है। ये आप चित्र में जैसा यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला, ये जो टूल है ये सर्किल बनाने के लिए, वृत्त बनाने के लिए यूज होता है। ये आपने यूज भी किया होगा। इसके जो दोनों जो पॉइंट हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों निडल पॉइंट है। अगर मेरे को कोई एमएस धातु की कोई प्लेट है, एमएस धातु की कोई मेरे पास प्लेट है और इस प्लेट में मुझे एक सर्कल बनाना है, मान लेते हैं कि 20 या 10 सेंटीमीटर का मुझे एक सर्कल बनाना है। इस टाइप से मुझे कटिंग करना है। एमएस ये मटेरियल है, एमएस धातु माइल्ड स्टील, एमएस धातु। तो मैं इसको इसमें डायमेंशन में भरूंगा और स्केल पे मैं जाके चेक करूंगा कि ये प्रॉपर है कि नहीं है। और इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी मैं चेक करूंगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी, ये पूरी 10 सेंटीमीटर है या नहीं। अगर 10 सेंटीमीटर है तो इसका पॉइंट मैं एक कहीं पे भी, यहाँ पे मान लो मैंने रख लिया, यहाँ से रखने के बाद में सेकंड पॉइंट मेरा यहाँ पे आ गया और यहाँ रख के इसको मैं फिक्स रखूंगा। इस वाले पॉइंट को इसके इर्द गिर्द चारों तरफ मैं घुमा दूंगा, तो ये मेरे को जो सर्किल मिलेगा वो 10 सेंटीमीटर का मिलेगा। ये हो गया। तो ये डिवाइडर कुछ इस टाइप के कार्य में यूज होता है। नेक्स्ट जो है ऑड लेग कैलिपर है। ये ऑड लेग कैलिपर, ये चित्र में आप देख सकते हैं, ये चित्र में कुछ इस टाइप का होता है ऑड लेग कैलिपर। इसकी एक जो है लेग है वो कुछ इस टाइप की होती है, ये वाली, इसीलिए इसको ऑड लेग बोला जाता है। ये कुछ इस टाइप की है ऑड लेग कैलिपर। इसका काम क्या होता है, इसका आप जरूर नाम याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। रेलवे में इसका रिपीटेशन कई बार हुआ है, एएलपी एग्जाम में कई बार इसका रिपीटेशन हुआ है, तो एएलपी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इसीलिए इसको आप याद रखें ध्यानपूर्वक, ऑड लेग कैलिपर। ठीक है, इसका काम क्या होता है, किनारों के समांतर रेखाएं खींचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ठीक, तो ये हमारा किनारे के समांतर रेखा खींचने के लिए काम किया जाता है, ये ऑड लेग कैलिपर है। अब नेक्स्ट है हमारा सेंटर पंच। ये जो पॉइंट है सेंटर पंच, तो सेंटर पंच का क्या कार्य है, ये आपको सेंटर पंच दिख रहा है, ये वाला टूल मेरा सेंटर पंच कहलाया जाएगा। ये तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं किसी भी मेरे को मटेरियल पे, और मेरे को ये जो है कुछ कटिंग करना है, मेरे को क्लियर, मेरे को कटिंग करना है, तो मैं इसको एक पॉइंट निर्धारित करूंगा इस पॉइंट से, और यहाँ पे मैं इस निडल को यहाँ पे मैं रखूंगा, और इस निडल को रखने के बाद और इस वाले हेड पर मैं हैमर से इसको मतलब पंच कर दूंगा, तो यहाँ पे एक निशान डॉट जैसा बन जाएगा। तो ये ड्रिलिंग के लिए सेंटर पंच का उपयोग, ड्रिलिंग से पहले केंद्र बिंदु मतलब सेंटर पॉइंट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है सेंटर पंच का। क्लियर, तो सेंटर पंच का हम लोग उपयोग ड्रिलिंग से पहले, हमको ड्रिल करना है तो वहां पर ड्रिल हिले नहीं, इधर उधर हिले नहीं, किसी भी डायरेक्शन में जहां हमें करना है वहीं पे ड्रिल आराम से अपना ड्रिल कार्य कंप्लीट कर दे। इसीलिए हम सेंटर पंच हम यूज करते हैं। यहाँ पे आप जो ये देख रहे हैं डायमंड जैसी जो शेप दिख रहे हैं, ये नर्लिंग क्रिया की गई है। अब नर्लिंग क्रिया की गई है जिससे कि हमको ग्रिप बन सके, ग्रिप बनी रहे, इसीलिए हम सेंटर पंच इस पे नर्लिंग क्रिया करते हैं सेंटर पंच जिससे ग्रिप बनी रहे। नेक्स्ट जो हमारा प्रिक पंच है, तो प्रिक पंच का यूज क्या होता है, ये हल्के निशान बनाने के लिए इसका उपयोग होता है, हल्के निशान। ठीक है, कि इसका जो पॉइंट है वो सेंटर पंच की अपेक्षा ये पॉइंट ज्यादा पैना होता है, ये बहुत ज्यादा पैना होता है, ये जो पॉइंट है बहुत ज्यादा पैना होता है। क्लियर, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा पैना है, ये जो पॉइंट है ये आपको दिख रहा है, ये वाला पॉइंट ये बहुत ज्यादा पैना होता है, इसीलिए इससे हल्के निशान बनाए जाते हैं, हल्के।
और यहाँ पे हम हैमर से इसमें जो है पावर लगाते हैं हैमर के माध्यम से। तो ये क्या करता है कि प्लेट कोई सी भी मेटल की अगर प्लेट है, मेटल हो गया या नॉन मेटल हो गया, कोई भी अगर हमारे पास में, तो उस पे हम हल्के निशान बनाने के लिए हम प्रिक पंच का उपयोग करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा जो है सरफेस गेज है। सरफेस गेज का क्या काम है? ये समतल सतह पर समानांतर रेखाएं खींचने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक, समतल सतह पर। तो ये हमारा टूल कुछ इस टाइप का होता है। ये भी पूछा जाता है कि इसका चित्र दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इस मार्किंग टूल का नाम बताओ। तो ये सरफेस गेज है, आपने यूज भी किया होगा। तो ये सरफेस गेज। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट का क्या काम है? सटीक मार्किंग मापन के लिए समतल आधार प्रदान करती है। मतलब यहाँ पे हम कहीं पे भी अगर जॉब रखते हैं और अपने टूल्स रखते हैं, तो वहां की जो सतह है वो समतल होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो सतह है, ये वाली जो सतह है, वो समतल सतह है, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। इसको हम बोलते हैं सरफेस प्लेट। आपको यहाँ पे दिखाई दिया गया है। आपको, आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको अपनी वर्कशॉप में ये दिखाई दे जाएगी। आप इसको चेक कीजिए, देखिए कहाँ रखी है, पूछ लीजिए कि ये कहाँ रखी है। और ये इसका अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप रेगुलर इससे अवगत होंगे कि सरफेस प्लेट कहाँ है ना। तो ये सरफेस प्लेट है, इसके ऊपर हम अपना जॉब रख लेते हैं और हमको जिस टूल से मार्किंग करनी है वो टूल भी रख लेते हैं और उन दोनों के माध्यम से हम अपनी मार्किंग कर लेते हैं। क्लियर। तो ये सरफेस प्लेट है। नेक्स्ट है हमारा वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर कुछ इस टाइप का टूल होता है जैसा कि आपको चित्र में ये दिख रहा है ना। ये तो इसमें ये मैं इसका पिछला एक लाइव वीडियो बनाया हूं जिसमें मैं सारा कुछ चला के दिखाया हूं, पूरा खोल के दिखाया हूं, है ना। तो ये आउटर हमें डायमेंशन मापने के लिए यूज होता है, आउटर ये वाला पॉइंट जो है ये। और ये इंटरनल, आंतरिक, जैसे मुझे ग्लास है, ग्लास के बाहर की डाया कितना है और अंदर का डाया कितना है, तो बाहर को हम इससे नापेंगे, बाहर का, है ना, बाहर का, और अंदर का हम इससे नापेंगे, अंदर, इससे हम बाहर वाला नापेंगे और इस वाले पॉइंट से अंदर का नापेंगे। तो इसका सटीक और सूक्ष्म मापन लेने के लिए, मार्किंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब ये बहुत बारीकी से माप लेता है, बहुत सूक्ष्म माप ले लेता है, बहुत सूक्ष्म। तो ये जो माप लेता है इसमें दो स्केल होते हैं। पहला तो ये स्केल होता है ये वाला, ठीक, और एक होता है ये मेन स्केल, ये वाला मेन स्केल, ठीक है। तो ये वर्नियर स्केल बोला जाता है, वर्नियर ये वाला जो है वर्नियर बोला जाता है, ठीक है। और ये मेन बोला जाता है, मेन स्केल, ठीक है। वर्नियर स्केल और मेन स्केल। तो वर्नियर स्केल और मेन स्केल में इसमें अंतर के माध्यम से कार्य किया जाता है और इसका डिफरेंट जो होता है उसके अकॉर्डिंग इस पे काम किया जाता है। इसकी वीडियो मैंने बनाई है, वो आप चेकआउट कर लीजिए तो आपको पूर्ण रूप से ये समझ में आ जाएगा वर्नियर। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक जो डिजिट लिखा हुआ है 0.02 mm, इसका मतलब ये है इसकी ये लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट, ठीक है। लीस्ट काउंट क्या होती है? कम से कम इससे ये माप ली जा सकती है, इससे कम नहीं ली जा सकती। मिनिमम आप इतनी माप ले सकते हैं, इससे अधिक कम माप नहीं ले सकते हैं, या इसके मल्टीपल में माप ले सकते हैं, इसके मल्टीपल में, मतलब 0.04 ले सकते हैं, 0.06 ले सकते हैं, 0.08 ले सकते हैं, 7 नहीं ले सकते, 0.07 माप आप नहीं ले सकते। ये मतलब इसके मल्टीपल में ले सकते हैं। तो ये वर्नियर कैलिपर है और से मिनिमम इतनी mm की माप ले सकते हैं। ये mm में है, सभी mm है।
क्लियर, ये है। क्लियर, तो ये सभी डायमेंशन है और ये वर्नियर कैलिपर कहलाया जाता है, हमारा मेजरमेंट टूल। नेक्स्ट है मार्किंग मीडिया। मार्किंग मीडिया में क्या होता है, ये मार्किंग करने के लिए ये धातु की सतह पर मार्किंग रेखाएं, ये रेखाएं खींचने के लिए स्पष्ट रूप से दिखाई दें, जो हमारी रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई दें, इसीलिए जॉब पर कुछ घोल लगाए जाते हैं, जैसा कि व्हाइट वॉश है ना, चौक पाउडर है ना, खुदरे और कच्चे लोहे पर उपयोग किया जाता है ये, है ना, जैसे प्रिशियन ब्लू, ये एक पाउडर होता है। मशीनिंग की हुई सतह पर सटीक मार्किंग करने के लिए ये यूज होते हैं ना, जैसा आप यहाँ चित्र में ये वाला देख रहे हैं आप, है ना, ये आप चौक देख रहे हैं आप, कलर्स चौक है ये वाले, ये तो ये आप देख सकते हैं, ये मार्किंग मीडिया कहलाया जाता है, मार्किंग मीडिया। तो आपसे पूछा भी जाएगा व्हाइट चौक पाउडर क्या है, तो ये मार्किंग मीडिया है ना। तो प्रिसियन ब्लू क्या है, मार्किंग मीडिया है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उनको सटीक साथ से आप उनका आंसर दीजिए, है ना। और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हुआ ये क्वेश्चन मस्ट है। तो इसीलिए आप इसको बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक इसको आप पेन पेंसिल लेके नोट आउट डाउनलोड कर लीजिए, और नोट डाउन करेंगे तो इससे क्या है, आपको याद रहेगा कि मार्किंग मीडिया में क्या क्या होते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉम्बिनेशन सेट। तो कॉम्बिनेशन सेट जो होता है वो पहले आप ये चित्र में देख लीजिए, कुछ इस टाइप का होता है ना, आपको दिख रहा होगा ये कॉम्बिनेशन। इसका जो उपयोग है वो हम पढ़ते हैं। यह एक बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज टूल है, इसका उपयोग समकोण है ना 45 कोण की जांच करने और केंद्र बिंदु निकालने, मतलब सेंटर हेड जिसको हम बोलते हैं सेंटर हेड निकालने के लिए, और गहराई या ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। क्लियर, ये मल्टीपर्पज टूल है, मल्टीपर्पज। और मल्टीपर्पज टूल होने के साथ साथ में इसमें हम 90 डिग्री का हम कोण माप सकते हैं, 45 डिग्री का माप सकते हैं, और इसका सेंटर पॉइंट भी निकाल सकते हैं, या हम गहराई निकाल सकते हैं, या हम किसी की ऊंचाई निकाल सकते हैं, कितना ऊंचा है ना। तो ये है। अब आप देखेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है, ये यहां से ये वाला और ये लाइन, ये आपका 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री। क्लियर, इसको हम रोटेट करके किसी भी एंगल पे सेट कर सकते हैं, ये वाला। क्लियर, क्योंकि ये यहां से घूम जाता है, ये पूरा घूमता है, ये यहाँ पे रोटेट करता है ये, ठीक है। और यहाँ पे टाइट करके इसको फिक्स किया जा सकता है, ये एक तरह का लॉकिंग नट है ना। और ये जो है ये वाला पॉइंट है, ये बिल्कुल आपका 90 डिग्री पे सेट होता है, ये बिल्कुल 90 डिग्री। तो इसको हम 90 डिग्री के कोणों की जांच करने में यूज करते हैं ये। बाकी ये मेन ब्लेड होता है एक, ये ठीक। तो इससे भी हम चेक कर लेते हैं कि हाइट हो गई, गहराई हो गई, इस तरह से। तो ये कॉम्बिनेशन सेट है। सबसे पहले इस टूल का, मेजरमेंट टूल का आपको नाम याद करना है, ये कॉम्बिनेशन सेट है, और ये बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज टूल है इसका। क्यों, क्योंकि इससे 90 डिग्री का चेक किया जा सकता है, 45 डिग्री 45 डिग्री का चेक किया जा सकता है, इसके केंद्र बिंदु को निकाला जा सकता है, गहराई निकाला जा सकता है, ये सारे पॉइंट किए जाए। अगर हमको उसका सेंटर पॉइंट निकालना है तो हम क्या करेंगे कि जो ये वाला पार्ट है इसके बीच में हम सेंटर एक रॉड हम एक रख देंगे। ये अगर सेंटर रॉड रख देंगे, सेंटर रॉड से यहाँ पे हम एक लाइन खींचेंगे तो उसके सेंटर पॉइंट से जाएगी, समझ रहे हैं आप। तो इस तरह से इससे सेंटर भी निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है वर्नियर हाइट गेज। वर्नियर हाइट गेज, तो ये भी सेम वर्नियर की तरह कार्य करता है। मार्किंग टेबल पर रखे गए किसी भी जॉब के विभिन्न बिंदुओं की ऊंचाई अत्यधिक सटीकता के साथ, एक्यूरेसी मतलब बहुत अधिक एक्यूरेसी के साथ हम माप सकते हैं, और रेखाएं खींचने का इसका उपयोग किया जाता है
रेखाएं खींचने के लिए, है ना। तो ये वर्नियर हाइट गेज है, हम इसके द्वारा किसी की हाइट को भी मेजरमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मेरा एक वो सरफेस प्लेट है, यहाँ पे मेरा एक जॉब रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे नाप सकता हूँ कि इसकी हाइट कितनी है ना। यहाँ पे मैं नाप सकता हूँ इसकी हाइट कितनी है, क्योंकि यहाँ डायल गेज में मुझे पता चल जाएगा कि इसकी हाइट इतनी है। ऐसे यहाँ पे ये डिजिटल में इंडिकेट हो जाएगा, डिजिट आ जाएंगे, है ना। यहाँ पे भी डायल गेज है, इससे भी हम नाप सकते हैं। ये भी डिजिटल है, ये भी डिजिटल है, ये भी डिजिटल है ना। तो ये सारे हमें वर्नियर हाइट गेज हैं। आप इस तरह के देख सकते हैं, बहुत टाइप के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ मैनुअली होते हैं, कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप के होते हैं। तो ये आपके वर्नियर हाइट गेज हैं। तो आप इन चित्र को याद रखें, पूछा जाता है ना। नेक्स्ट है कैलीपर। तो कैलीपर क्या काम करते हैं, ये है ना। तो सबसे पहले आप इन टूल का चित्र देख लीजिए। ये जो चित्र है ये कैलीपर है, ये इस टाइप के कैलीपर होते हैं। अब इनका हम उपयोग पढ़ते हैं। ये है प्रत्यक्ष माप लेने के लिए। प्रत्यक्ष माप आप समझ रहे होंगे, प्रत्यक्ष माप लेने वाला औजार नहीं है। इसका उपयोग गहरा बाहरी और भीतरी, बाहरी और भीतरी व्यास और मोटाई मापने के लिए किया जाता है ना। बाहरी और भीतरी व्यास मतलब मेरे पास में ये एक पाइप है, पाइप, ये मेरे पास पाइप है और इसकी थिकनेस ये है, ठीक है। ये मेरे पास पाइप है ये वाला, ठीक, ये मेरे पास पाइप है ये, ठीक है। और ये इसकी थिकनेस है, ये वाला पॉइंट थिकनेस। तो मैं बाहरी माप लूंगा पहले, तो बाहरी माप मैं लूंगा और बाहरी माप लेने के बाद में फिर मैं आंतरिक माप लूंगा ये वाली। और इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि इसकी मोटाई, इसकी ये मोटाई है जो कितनी है, ये मोटाई, ठीक है। तो ये मापने के लिए काम आता है। लेकिन ये प्रत्यक्ष मापन करने वाला औजार नहीं है ना। अब ये क्या होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो टाइप के होते हैं। तो सिंपल सा है, प्रत्यक्ष में क्या होता है कि इस वाले में डायरेक्ट हमें माप की वैल्यू पता नहीं चलती है। वैल्यू मतलब डिजिट, वैल्यू मतलब उसका एकदम एग्जैक्ट फिक्स हमें वैल्यू पता नहीं चलती है। हमको बस ये पता चल जाता है यहाँ से यहाँ तक है, उसको हमको फिर स्केल पे लेकर जाना पड़ेगा इस डायमेंशन को नापने के लिए कि ये कितनी डायमेंशन है। तो ये एक रीजन होता है, क्योंकि इसमें कोई स्केल नहीं होता है। क्लियर। तो ये कैलिपर का एक सबसे बड़ा पहचानने का एक हमारे को अच्छा ऑप्शन है कि ये है क्या। तो ये कैलिपर है और कैलिपर कुछ इस टाइप के होते हैं। क्लियर। लेकिन ये आउटसाइड कैलिपर है ये, और ये इनसाइड है, क्योंकि अंदर ये जाएगा यहाँ पे, तो इस तरह से हम कह सकते हैं। और ये आउटर तो बाहर की माप ले सकता है, क्योंकि बाहर, ये अंदर नहीं जा सकता। ये दोनों लेग इधर की तरफ ओपन हो जाती हैं और इधर की तरफ ओपन हो जाती हैं, ये दोनों डायरेक्शन में ओपन हो जाती हैं। तो इस तरह से ये आंतरिक माप ले सकता है। फिर है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर में हम लोग पहले ही वीडियो, एक बिल्कुल लाइव वीडियो बना चुके हैं माइक्रोमीटर को। हमने उसमें खोला भी है और उसमें कई डायमेंशन माप भी ली गई हैं। उसकी एक पूरी सेपरेट वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरह से वीडियो हम बनाए हैं। ये बहुत छोटी दूरियां, बहुत छोटी दूरियां और मोटाई को अत्यधिक सटीकता से माइक्रोन स्तर पर मापता है, ठीक है। तो इसके यहाँ पे ये सबसे पहले तो माइक्रोमीटर, ये आप पहचान लीजिए कि ये माइक्रोमीटर है, इस टाइप का आपको दिखता है। तो ये है ना, इसमें ये रैचेट होता है, ये थंबिल होता है, ये स्पेंडल बोला जाता है, ये एनविल बोला जाता है, ये मेजरिंग फेस होते हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये लॉक होता है और ये फ्रेम होता है। तो ये सारे हमें पॉइंट भी पूछे जाते हैं कि एक्स पार्ट का नाम बताइए, इस एक्स पार्ट का नाम बताइए। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा है बेवल प्रोटेक्टर।
तो बेवल प्रोटेक्टर में ये होता है इस टाइप का। सबसे पहले आप इस टूल को देख लीजिए, कुछ इस टाइप का होता है ना। यहाँ पे भी चित्र में आपको ये दिखाया गया है, ये ड्राइंग है, इसकी ड्राइंग बेवल प्रोटेक्टर। तो आप देख सकते हैं इसका उपयोग दो सतहों के बीच कोण मापने के लिए किया जाता है। दो कोई सतह हैं, उनके बीच में कोण मापना है। मान लो ये एक मेरे को ये है, कुछ इस टाइप का है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक ड्राइंग बनाता हूँ, ये एक ये है। अब मुझे ये कोण नापना है कि ये कोण है कितना, ये कोण है कितना। तो इस कोण को नापने के लिए मैं कुछ इस टाइप से इसको घुमाऊंगा, इसको सेट करूंगा, ये घूमता है, ये डायरेक्शन में घूम जाता है ना, दोनों बोथ डायरेक्शन में ये घूमता है। और यहाँ पे मुझे बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे ये जो आप एरो देख रहे हैं ये वाला, ये इस एरो के जो सामने पॉइंट है वो मुझे दिखाएगा कि इतना एंगल पे ये वाला कोण बना हुआ है। तो इसमें हम कोणों की जांच करते हैं दो सतहों के बीच, ठीक है, दो सतहों के बीच कोण की माप करते हैं ना। इसमें ये बॉडी बोला जाता है, ये टरेट बोला जाता है, ये ब्लॉक लॉकिंग नट बोला जाता है, ये एडजस्टेबल ब्लेड बोला जाता है, ये एंगल होता है ना, फिक्स मेजरमेंट ब्लेड होता है, ये वाला फिक्स मेजर है ना। तो ये इस टाइप के इसके टूल्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइन बार। ये त्रिकोणीय मति के सिद्धांत का उपयोग करके कोणों को बहुत सटीकता के रूप में मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें स्लिप गेज इसका उपयोग किया जाता है, स्लिप गेज का भी उपयोग इसमें किया जाता है ना। त्रिकोणमिति मतलब ये है कि साइन कॉस टेन है ना, तो इन सब का यूज किया जाता है, साइन कॉस और टेन इन सब का यूज किया जाता है। इन सब का यूज करने के बाद हम इसके एंगल निकालते हैं और एंगल बहुत ही ज़्यादा सटीकता से निकालते हैं। तो इसका हम यूज इस टाइप से करते हैं। इसका हम एक सेपरेट वीडियो भी हम बनाएंगे कि किस तरह से करते हैं, एकदम लाइव करके दिखाएंगे कि जिससे आप देख पाएं। तो ये सबसे पहले साइन बार टूल है, ये आप इसको देख लीजिए। इसमें ये होल्स रहते हैं, ये होल होते हैं, ये होल होते हैं, ये रोल चिपके होते हैं, गोलियां सी होती हैं जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये वाली है ना। एक होल ये है और यहाँ पे एक होल है, क्लियर। तो ये होल्स होते हैं इसमें, है ना। नेक्स्ट है डायल टेस्ट इंडिकेटर। किसी सतह के समतल फ्लैटनेस या किसी पुर्जे के ढीलेपन की जांच करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ना। इसको हम क्या करते हैं कि इसको पीछे एक मैग्नेट स्टैंड होता है, मैग्नेट स्टैंड पे इसको फोल्ड कर लिया जाता है और फिर हम इसको दो सतहों के बीच में हम चला सकते हैं, किसी पार्ट के उसको चेक करने के लिए चला सकते हैं, या हम ये चला सकते हैं कि हमने मान लो सपोज दैट लेथ मशीन है, लेथ मशीन में ये मेरा जॉब कोई लगा हुआ है, ये जॉब, क्लियर, ये मेरा जॉब लगा हुआ है। अब मैं इसके ऊपर ये वाला जो इसका कांटेक्ट पॉइंट है, इसको मैं यहाँ टच कराता हूँ, यहाँ पे, क्लियर। तो और इसको मैं घुमाऊंगा तो जहां पे भी खुरदरापन हो गया या सतह में फिनिशिंग नहीं है, तो मेरा डायल, ये वाला जो डायल है लॉन्गर निडल है, ये मूव करेगा, ये डायरेक्शन में मूव करेगा, इधर मूव करे या इधर मूव करे, किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये मूव करता है। तो ये इसका सबसे बड़ा हमें यूज है डायल टेस्ट इंडिकेटर का, है ना। किसी सतह की फ्लैटनेस, अब इसकी सतह है, इस वाले की सतह, और इस सतह में इस टाइप के कुछ कुछ उभरे उभरे गड्ढे हैं, ये इस टाइप। तो ये प्लंजर इसमें चला जाएगा तो ये दिखाएगा कि ये डाउन हो गया, निडल 0 से डाउन है तो कितने माइक्रोन में डाउन है ये बताएगा। अगर ये निडल इस वाले पॉइंट पे है, इस वाले पॉइंट पे, तो ये चीज दिखाएगा कि यहाँ पे उभरा हुआ है, तो ये निडल 0 से इधर की तरफ मूव कर जाएगा, यहाँ पे अधिक है। तो इस तरह से ये दिखाता है ना डायल टेस्ट इंडिकेटर, ये आप याद रखेंगे। और ये टूल आपका इस टाइप का होता है ना, ये आपका डस्ट कैप बोला जाता है, ये डस्ट कैप होता है, और ये ब्रेंजल कैप होता है, ये आपका टॉलरेंस मार्कर होता है। तो इस तरह से आपके ये होते हैं ना, ठीक है, इसको हम प्लंजर बोलते हैं ना, ये प्लंजर। तो इस टाइप का ये टूल होता है, आप इसको देखें। नेक्स्ट पॉइंट है फिलर गेज। फिलर गेज में क्या होता है, ये दो मिलने वाली सतहों के बीच में जो सूक्ष्म दूरियां होती हैं, है ना, क्लियरेंस होता है, मतलब गैप। मान लो मैंने दो पार्ट कोई आपस में अटैच किए यहाँ पे किसी भी माध्यम से, और इनके बीच में ये गैप जो है, ये गैप,
ये क्रिएट हो गया। इसको मुझे चेक करना है, तो ये वाली जो प्लेट है, ये ब्लेड्स जो बोले जाते हैं, ये ब्लेड है, इसमें मैं बारी बारी फंसा के देखूंगा। जो आराम से हल्का पुल्का टच होके जो आएगा उसको मैं बोलूंगा कि उतना ये है, यहाँ पे लिखा है, उतना है। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ, अगर ये वाली इसकी प्लेट आराम से अंदर और बाहर बिल्कुल आराम से आ रही है, मतलब फिट होके, तो इसका मतलब है कि ये 0.40 है ना, 0.40 इसका गैप है। ठीक है, इस वाले का ये गैप, ये वाला गैप। तो फिलर गेज का यही यूज होता है कि दो मिलने वाली सतहों के बीच में जो गैप होता है उसको चेक किया जाता है फिलर गेज से। हमने कोई भी पार्ट बनाया है, कोई भी चीज बनाई है, दो पार्ट आपस में कांटेक्ट में आ रहे हैं, उनके बीच में अगर गैप दिख रहा है, अब वो गैप है कितना, है ना, मेजरमेंट हमें कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये 1 mm से ये डायमेंशन काफी कम है, तो हम फिलर गेज के माध्यम से हम करते हैं। क्लियर। ये फिलर गेज कुछ इस टाइप का टूल होता है, आप देख लीजिए, है ना। नेक्स्ट है थ्रेड गेज। थ्रेड गेज में होता क्या है कि ये थ्रेड गेज कुछ इस टाइप का ये टूल होता है। सबसे पहले आप टूल को देखिए, टूल का ये फोटो है, यहाँ इसकी ये थ्रेड्स बनी है, ये वाली आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये थ्रेड बनी है, ये इस टाइप की। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस वाले पॉइंट पे भी देख सकते हैं, ये यहाँ पे है ना, यहाँ देख सकते हैं, ये वाले पॉइंट, इस वाले ब्लेड में। तो इस टाइप की ये थ्रेड बनी होती है, यहाँ आप देख सकते हैं ये थ्रेड बनी है ना, ये थ्रेड बनी है। तो इस टाइप से ये थ्रेड बनी होती है। थ्रेड को जो हमारे नट बोल्ट पे थ्रेड है वो मैच करा के हम देखते हैं, तो वही इसका यूज होता है। बोल्ट नट की चूड़ियों की पिच और आकार की जांच करने के लिए इसका उपयोग होता है कि उसकी थ्रेड कौन सी है, पिच उसकी क्या है, तो ये थ्रेड गेज बोला जाता है। क्लियर है ना। नेक्स्ट जो पॉइंट है टम्बलर, इसमें बीम कंपास भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, बीम कंपास भी कहा जाता है। यह विशेष ड्राइंग और मार्किंग टूल है। इसका मुख्य उद्देश्य इंजीनियरिंग, कारपेंट्री या सीट मेटल वर्क में बहुत बड़े व्यास, बहुत बड़े व्यास, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़े व्यास, है ना, या व्रत या चाप बनाने के लिए किया जाता है, बड़े, है ना, ये आप याद रखें, बड़े, है ना। टम्बलर के उपयोग है, ये बड़े व्रत बनाने के लिए सामान्य कंपास बड़े व्रत बनाने में सक्षम नहीं होते हैं। जो छोटे जो सामान्य कंपास होते हैं वो बड़े व्रत बनाने के लिए सक्षम नहीं होते हैं। तो इसीलिए टम्बलर की मदद से 6 इंच से लेकर कई फीट तक के दायरे में हम सटीक व्रत बना सकते हैं। कितने से, 6 इंच, आप ये याद रखें, 6 इंच से लेके और कई फीट तक, है ना, फिर तो अधिक तक, हम फिटों में भी हम बात कर लें, फीट तक, कई फीट तक, क्योंकि छोटे बना नहीं सकते हैं, इसीलिए हम टम्बलर का यूज करते हैं ना। किसी माप या दूरी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सटीक रूप से ट्रांसफर करने के लिए भी टम्बलर का यूज होता है ना। मार्किंग लेआउट, वर्कशॉप में किसी बीम या सीट पर 90 डिग्री के कोण पर रेखाएं खींचने और दूरी मापने के लिए इसका उपयोग होता है ना। मतलब यहाँ पे ये आपको चित्र में यहाँ ये दिख रहा है ना, ये निडल पॉइंट है, ये सीट पे ये रखा हुआ है, ये यहाँ पे सीट पे रखा हुआ है, एक सीट पे ये यहाँ पे ये रखा हुआ है, ठीक। तो ये ट्रम्बलर होता है, इनको सेट कर लेते हैं। यहाँ का डिस्टेंस हो गया, इधर यहाँ डिस्टेंस कितना है और इसका डिस्टेंस कितना है, सेंटर पॉइंट, ठीक है, सेंटर पॉइंट, यहाँ पर डिस्टेंस कितना है सेंटर टू सेंटर। तो इस तरह से माप लेते हैं और इसको माप लेने के बाद में एक पॉइंट को हम स्थिर रखेंगे, इसको हम फिक्स कर देंगे, है ना, और इसको हम रोटेट करेंगे, तो इसके रोटेट करेंगे तो हमारा एक सर्कल बन जाएगा। मतलब हमें जो बड़े व्रत खींचने हैं वो हमारा बड़ा व्रत बन जाएगा। या फिर हम वर्कशॉप में बीम के माध्यम से 90 डिग्री पे हम जो रेखाएं खींचनी है, 90 डिग्री पे वो हम खींच सकते हैं, है ना। या दूरियों
को मापने के लिए उपयोग होता है। जैसे मैंने को यहाँ से यहाँ तक की दूरी माप ली, अब मुझे यहाँ पे और यहाँ पे मुझे दूरी मापनी है, तो यही दूरी मैं उठा के यहाँ से यहाँ तक ले जाऊंगा, यहाँ पे पॉइंट कर दूंगा और यहाँ पॉइंट कर दूंगा। तो इस तरह से मैं दूरी भी माप सकता हूँ इसमें। तो इसका उपयोग होता है। इसका सबसे बड़ा जो यूज है, क्वेश्चन जो पूछा जाता है, यही पूछा जाता है कि बड़े वृत्त खींचने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए बी सी डी। यह बोला जाएगा कि ट्रम्बलर का यूज किया जाता है बड़े वृत्त खींचने के लिए, बड़े त्रिभुज खींचने के लिए, बड़े आयत खींचने के लिए। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ट्रम्बलर का आपको जो सामान्यतः यूज होता है वो बड़े व्यास के लिए होता है। आप ये पॉइंट जरूर नोट करें, ये बड़े व्यास के लिए होता है ना। तो ये हमारा इसका यूज है। तो आप लोगों का वीडियो पूरा देखने के लिए ध्यानपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करें। इससे थोड़ा मनोबल बढ़ता है कि देखो हमारा वीडियो पे इतना लाइक आ रहे हैं, और इससे होता कुछ नहीं है। तो आप लोग को अगर पसंद आया है, रियल पसंद आया है, तो आप एक लाइक जरूर करें। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। पुनः आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।